हेलो इग्नू स्टूडेंट्स। आई नो कल आप लोग का एग्जाम है, तो हम लोग बिना किसी टाइम वेस्ट करे क्वेश्चन 3 से स्टार्ट करते हैं। आपने पहली वीडियो पे अच्छा रिस्पांस दिया है और आप लोग बोल रहे थे कि मैम जल्दी डाल दो। देखो, मैं जितना शॉर्ट में क्वेश्चन एक्सप्लेन कर पाऊंगी मैं उतना ही करूंगी। डीप डाइव नहीं करेंगे हम इस टाइम पर, इस पॉइंट ऑफ टाइम पे, बिकॉज ये सब्जेक्ट ऐसा है जिसके साथ मैं इतनी कंफर्टेबल नहीं हूँ कि मैं बहुत अपना 100% दे सकूँ। ओके, तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 से। क्वेश्चन नंबर 3 देखो, सबसे पहले हम समझते हैं कि क्वेश्चन से पूछ क्या रहा है। क्वेश्चन में दो डिफिकल्ट टर्म्स है, एक तो है कोerशन और दूसरा है अनड्यू इन्फ्लुएंस। इन दोनों के बीच में हमें डिफरेंस बताना है, इनका क्या इफेक्ट होता है कॉन्ट्रैक्ट पर ये भी बताना है। ऑलराइट, देखो एक बेसिक कॉन्सेप्ट समझिए। कॉन्ट्रैक्ट वैलिड तभी माना जाता है जब दोनों पार्टीज अपनी मर्जी से अग्रीमेंट करें। इसे हम लोग फ्री कंसेंट कहते हैं, हमने पहले भी पढ़ा था। ठीक है, अगर किसी पर्सन से जबरदस्ती या प्रेशर में अग्रीमेंट करवाया जाए तो कंसेंट फ्री नहीं मानी जाती। अब देखते हैं इसी इसी से समझ के देखते हैं कि कोerशन क्या होता है। देखो यहाँ पे तुम्हें बिल्कुल एग्जैक्ट डेफिनेशन दे रखी है, तुम्हें ये लर्न करनी है क्योंकि एग्जैक्टली लिखनी पड़ेगी पेपर में। ठीक है, देखो कोerशन का सिंपल मतलब है किसी को धमकी देकर या फोर्स करके कॉन्ट्रैक्ट साइन करवाना, सिंपल। ठीक है, जैसे कि दो इंसान है ए बी को बोलता है कि अगर तुमने अग्रीमेंट साइन नहीं किया तो मैं तुम्हें नुकसान पहुंचाऊंगा, तो डर के कारण जो है बी साइन कर देता है। ये होता है कोerशन, जान पूछ के करवाना। ठीक है, फिर आते हैं अनड्यू इन्फ्लुएंस पर। अनड्यू इन्फ्लुएंस में फिजिकल फोर्स नहीं होती, यहाँ एक पर्सन अपनी पोजीशन या अथॉरिटी का मिसयूज करता है। जैसे कि एग्जाम्पल लगा लो, एक डॉक्टर अपने पेशेंट के ट्रस्ट का फायदा उठाकर उससे प्रॉपर्टी ट्रांसफर करवा लेता है या उसके शेयर्स ट्रांसफर करवा लेता है, तो ये होता है अनड्यू इन्फ्लुएंस। या फिर कोई बॉस होता है, कोई फैमिली मेंबर बड़ा है, वो आपके ऊपर उसकी अथॉरिटी है, तो वो चीज। ठीक है, दोनों में डिफरेंस समझ लो। कोerशन में फोर्स या थ्रेट होती है बेसिकली। ठीक है, अनड्यू इन्फ्लुएंस में ट्रस्ट और अथॉरिटी का मिसयूज होता है। ठीक है, कोerशन कोई भी पर्सन कर सकता है, लेकिन अनड्यू इन्फ्लुएंस यूजुअली जो है स्पेशल रिलेशनशिप में होता है, जैसे कि डॉक्टर पेशेंट, टीचर स्टूडेंट, पेरेंट चाइल्ड, ये। ओके, अब इसका कॉन्ट्रैक्ट पर इफेक्ट क्या होता है ये देखते हैं हम। ठीक है, दोनों सिचुएशन में कॉन्ट्रैक्ट जो है वॉइडेबल हो जाता है। वॉइडेबल, ओके। वॉइडेबल का मतलब होता है कि जिस पर्सन के साथ गलत हुआ है उसके पास चॉइस होती है, वो चाहे तो कॉन्ट्रैक्ट कंटिन्यू करे या उसे कैंसिल कर दे। तो सिंपल बात, कोerशन में फोर्स और थ्रेट यूज होगा, अनड्यू इन्फ्लुएंस मिसयूज होता है पोजीशन या ट्रस्ट का, और दोनों फ्री कंसेंट को अफेक्ट करते हैं, इसलिए कॉन्ट्रैक्ट जो है वॉइडेबल हो जाता है। ऑलराइट, समझ आ गया? मैंने शॉर्ट में चीजें से बताई हैं ताकि तुम्हें बेसिक याद रहे। ऑलराइट, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। डिफाइन कंसिडरेशन। What are the essential legal rules for valid consideration? Discuss the exceptions to the rule of no consideration, no contract. Okay? तो देखो, बिजनेस लॉ में ना कंसिडरेशन को कॉन्ट्रैक्ट की बैकबोन माना जाता है। अगर मैं सिंपल लैंग्वेज में कहूँ तो कंसिडरेशन का मतलब है बदले में कुछ मिलना। ओके, हमने पहले भी ये पढ़ा था। अगर एक पर्सन कुछ प्रॉमिस करता है तो दूसरी पार्टी भी उसके बदले में कुछ देती है। इसी एक्सचेंज को जो है हम कंसिडरेशन कहते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल जैसे कि ए ने मोबाइल फोन बेचता है बी को और उसके बदले पैसे देता है, तो यहाँ मोबाइल और पैसे दोनों का कंसिडरेशन है। इसीलिए एक फेमस रूल है, नो कंसिडरेशन नो कॉन्ट्रैक्ट। ये आप याद रखोगे ये लाइन। ठीक है, ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है पेपर में लिखने के लिए। ऑलराइट, अगर हम जनरली देखें तो कंसिडरेशन नहीं है तो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड नहीं होगा। ठीक है, अब देखते हैं कि वैलिड कंसिडरेशन के कुछ इंपॉर्टेंट रूल्स क्या है। सबसे पहला होता है कि कंसिडरेशन जो है लीगल होनी चाहिए। ऑलराइट, जो चीज एक्सचेंज हो रही है वो लॉ के अकॉर्डिंग वैलिड होनी चाहिए। साथ ही साथ कंसिडरेशन रियल होना चाहिए। ठीक है, कंसिडरेशन पास्ट, प्रेजेंट या फ्यूचर कुछ भी हो सकता है कि आप पहले किया गया काम बाद में करोगे या अभी कर रहे हो। ठीक है, और कंसिडरेशन एडिकेट होना जरूरी है। लॉ ये नहीं देखता कि वैल्यू ज्यादा या कम है, बस उसकी कुछ ना कुछ लीगल वैल्यू होनी चाहिए। ठीक है, ये चीज बहुत जरूरी है। अब कुछ एक्सेप्शंस आ जाते हैं टू द रूल ऑफ नो कंसिडरेशन नो कॉन्ट्रैक्ट। वो एक्सेप्शंस क्या होते हैं वो देख लेते हैं हम। ठीक है, कुछ स्पेशल सिचुएशन में लॉ बिना कंसिडरेशन के भी अग्रीमेंट को वैलिड मान सकते हैं। क्या क्या? सबसे पहला आता है नेचुरल लव एंड अफेक्शन। क्लोज रिलेटिव के बीच रिटर्न एग्रीमेंट हो तो वैलिड हो सकता है बिना कंसिडरेशन के भी। ठीक है, पास्ट वॉलेंट्री सर्विसेज, यानी कि अगर किसी ने पहले वॉलेंट्रीली हेल्प की है और बाद में पेमेंट प्रॉमिस की गई है तो वो हो गया। टाइम बैरिड
डेप्ट होता है कि पुराना डेप्ट रीपे करने का रिटर्न प्रॉमिस होता है, कंप्लीटेड गिफ्ट हो गया, गिफ्ट दे दिया, किसी एजेंसी ने कुछ क्रिएट करी थी कंपल्सन, वो हो गया। ऐसे काफी सारे जो है एक्सेप्शंस होते हैं। ऑलराइट, अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 आपसे पूछ रहा है, हु इज अ माइनर, डिस्कस द लीगल पोजीशन स्लैश प्रोविजंस ऑफ लॉ रिलेटिंग टू अ माइनर्स अग्रीमेंट विद एग्जांपल। देखते हैं कि माइनर क्या होता है लॉ के अकॉर्डिंग और उसके क्या प्रोविजंस होते हैं अगर एक माइनर का एग्रीमेंट हो। ठीक है, दो इंपॉर्टेंट टर्म है, माइनर और माइनर्स अग्रीमेंट। सबसे पहले समझते हैं माइनर का मीनिंग क्या है। देखो, इंडियन लॉ के अकॉर्डिंग जो पर्सन 18 साल की एज कंप्लीट नहीं करता उसे हम माइनर कहते हैं। 18 ईयर्स की एज कंप्लीट करने से पहले इंसान माइनर कहलाता है। ठीक है, अब क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि अगर कोई माइनर कॉन्ट्रैक्ट करे तो उस कॉन्ट्रैक्ट की लीगल पोजीशन क्या होगी, क्या वो वैलिड होगा, क्या उसे कोर्ट में एनफोर्स किया जा सकता है, यही हमें इस क्वेश्चन में समझना है। ठीक है, मैं आपको बता दूं, जो ये क्वेश्चंस है ना नीचे, ये सेम ही है। ऑलराइट, ये सेम ही आंसर्स इसमें लिखे जाएंगे, अलग नहीं है ये क्वेश्चंस। ठीक है, देखो सबसे पहले आपको एक पॉइंट याद रखना है, अ माइनर्स अग्रीमेंट इज वॉइड। ऑलराइट, क्या याद रखना है, अ माइनर्स अग्रीमेंट इज वॉइड, मतलब अगर कोई माइनर कॉन्ट्रैक्ट करता है तो जनरली वो कॉन्ट्रैक्ट शुरू से ही वैलिड नहीं माना जाता। रीजन सिंपल है, लॉ मानता है कि माइनर के पास इतनी मेच्योरिटी नहीं होती कि वो कॉन्ट्रैक्ट के लीगल कॉन्सिक्वेंस को प्रॉपरली समझ सके। ओके, अब अगर हम कुछ पॉइंट्स देखें तो माइनर कॉन्ट्रैक्ट से बाउंड नहीं होता किसी भी उसमें। ठीक है, क्योंकि वो माइनर है। फिर माइनर बाद में कॉन्ट्रैक्ट रैटिफाई नहीं कर सकता। रैटिफाई का मतलब होता है बाद में कॉन्ट्रैक्ट अप्रूव नहीं कर सकता। ऑलराइट, माइनर बेनिफिशियरी बन सकता है, यानी कि माइनर खुद कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता लेकिन कॉन्ट्रैक्ट का बेनिफिट ले सकता है। जैसे कि एग्जाम्पल, अगर किसी माइनर ने के नाम प्रॉपर्टी या पैसा देने का प्रॉमिस किया है तो माइनर उस बेनिफिट को बाद में क्लेम कर सकता है। ऑलराइट, और फिर होता है नेसेसरी के लिए लाइबिलिटी। ये वेरी इंपॉर्टेंट, नेसेसरीज के लिए लीड लाइबिलिटी। यहाँ नेसेसरीज टर्म एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, आपको पता होना चाहिए नेसेसरी का मतलब क्या होता है। ठीक है, क्योंकि ये भी एक आपका अलग से क्वेश्चन आ सकता है। नेसेसरीज का मतलब है इसेंशियल चीजें, जैसे कि फूड, क्लोथ्स, एजुकेशन, मेडिकल ट्रीटमेंट। अगर किसी माइनर को ये इसेंशियल चीजें दी गई हैं तो उनका पेमेंट माइनर की प्रॉपर्टी से रिकवर किया जा सकता है बाद में। ओके, बाकी आ जाता है माइनर जो है आपका एजेंट बन सकता है, यानी कि माइनर एजेंट की तरह काम कर सकता है लेकिन उसकी पर्सनल लाइबिलिटी नहीं होती। एग्जाम में पॉइंट बहुत बार पूछा जाता है, तो आप लोगों को कंक्लूजन में आपको बता देती हूँ कि देखो ये याद रखना है कि माइनर वो पर्सन है जिसने 18 साल की एज कंप्लीट नहीं की है। माइनर्स अग्रीमेंट जनरली वॉइड होता है, इसीलिए लॉ माइनर्स को स्पेशल प्रोटेक्शन देता है। लेकिन माइनर बेनिफिशियरी बन सकता है, एजेंट बन सकता है, और नेसेसरी के केसेस में स्पेशल रूल्स अप्लाई होते हैं। ऑलराइट, इजी था क्वेश्चन, इतना डिफिकल्ट नहीं है। आपको ये टेक्निकल टर्म्स थोड़े बहुत पता होने चाहिए, तभी आप पेपर में आंसर कर पाओगे। ऑलराइट, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 आपसे पूछ रहा है, एन एग्रीमेंट इन रिस्ट्रेंट ऑफ ट्रेड इज वॉइड, डिस्कस दिस स्टेटमेंट गिविंग एक्सेप्शंस। ओके, देखो सबसे पहले यहाँ पे क्वेश्चन में ना दो टर्म्स आ रहे हैं, एक तो रिस्ट्रेंट और फिर है ट्रेड। ये दोनों, रिस्ट्रेंट ऑफ ट्रेड, ये क्या होता है, वॉइड का मतलब तो हमें पता है ना। तो इसका मतलब क्या होता है, देखो रिस्ट्रेंट का मतलब होता है रिस्ट्रिक्शन या फिर किसी चीज पर रोक लगाना। ओके, और ट्रेड का मतलब होता है बिजनेस या फिर प्रोफेशन करना। तो रिस्ट्रेंट ऑफ ट्रेड का सिंपल मीनिंग हुआ किसी पर्सन को उसका लीगल बिजनेस या प्रोफेशन करने से रोकना। ओके, सिंपल। रिस्ट्रेंट ऑफ ट्रेड का मतलब हुआ किसी इंसान को उसका जो भी वो बिजनेस कर रहा है लीगली या फिर उसका जो प्रोफेशन है उस पर रोक लगाना। ओके, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अकॉर्डिंग अगर कोई अग्रीमेंट किसी पर्सन का उसको लॉफुल बिजनेस करने से रोकता है तो जनरली वो अग्रीमेंट वॉइड माना जाता है, उसकी कोई वैल्यू नहीं मानी जाती। ठीक है, जैसे कि सिंपल वर्ड्स में अगर हम समझे, हर पर्सन को अपना बिजनेस या प्रोफेशन करने की फ्रीडम होनी चाहिए। ऑलराइट, तो लॉ अननेसेसरी रिस्ट्रिक्शन को सपोर्ट नहीं करता, मतलब लॉ इसे रिस्ट्रेंट ऑफ वॉइड को जो है सपोर्ट नहीं करता है। ओके, एग्जाम्पल के तौर पे आप मान लीजिए ए और बी एग्रीमेंट करते हैं कि बी पूरी लाइफ कोई बिजनेस नहीं करेगा। ठीक है, ऐसा अग्रीमेंट वैलिड नहीं होगा क्योंकि ये बी की बिजनेस फ्रीडम को रिस्ट्रिक्ट कर रहा है। इसीलिए लॉ कहता है अग्रीमेंट इन रिस्ट्रेंट ऑफ ट्रेड इज वॉइड। ऑलराइट, मतलब आप किसी को भी कोई काम करने से नहीं रोक सकते। ऑलराइट, अब इसमें कुछ एक्सेप्शंस आ जाते हैं। सबसे पहला होता है सेल ऑफ गुडविल।
गुडविल का मतलब है बिजनेस की रेपुटेशन या मार्केट वैल्यू। अगर कोई पर्सन अपना बिजनेस बेचता है तो वो अग्री कर सकता है कि कुछ एरिया या कुछ टाइम तक सेम बिजनेस स्टार्ट नहीं करेगा। ऑलराइट, ये वैलिड माना जाएगा। पार्टनरशिप अग्रीमेंट होते हैं इसमें, यानी कि पार्टनर आपस में अग्री कर सकते हैं कि पार्टनरशिप के दौरान कंपीटिंग बिजनेस नहीं करेंगे वो लोग। आउटगोइंग पार्टनर रिटायरमेंट के बाद पार्टनर रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन एक्सेप्ट कर सकता है जब वो बाहर, मतलब जब वो रिटायर हो रहा हो, ठीक है। फिर आता है आपका रिस्ट्रिक्शंस ऑन डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप, यानी कि सेक्शन 54 के अंडर जो होता है पार्टनर अग्री करते हैं कि जब फर्म डिसोल्यूट हो जाएगी, खत्म हो जाएगी, तो वो सिमिलर बिजनेस जो है ऐसी किसी किसी लिमिट तक नहीं करेंगे स्टार्ट, ठीक है। एम्प्लॉयमेंट आपके कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, एम्प्लॉयमेंट सर्विस पीरियड के दौरान कॉम्पिटिटर के लिए काम नहीं करोगे, ऐसी कंडीशन जनरली वैलिड मानी जाती है, ठीक है। तो आपको एग्जाम के लिए क्या क्या चीजें याद रखनी है। एक तो रूल कहता है कि बिजनेस पर रिस्ट्रिक्शन लगाने वाला एग्रीमेंट वॉइड होते हैं, लेकिन गुडविल, पार्टनरशिप और एम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड कुछ रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस जो हैं वो वैलिड होती हैं। ऑलराइट, तो आपको बेसिकली टर्म्स के मीनिंग पता होना चाहिए, बाकी आप इस सातों के सात पॉइंट नहीं याद रखने एक्सेप्शन में। क्वेश्चन में हो सकता है कोई एक्सेप्शन में से वो उठा के दे दे कि बताओ ये वैलिड है कि नहीं, पढ़ लो इन्हें, लेकिन आपको पूरे पूरे पॉइंट्स नहीं लिखने होंगे जब आंसर लिखना होगा। ओके, अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। व्हाट इज ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, डिस्कस द रेमेडीज अवेलेबल टू एन अग्रीव्ड पार्टी। देखो इसमें डिफिकल्ट टर्म्स क्या है। डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, नहीं हम क्वेश्चन नंबर 7 कर रहे हैं मेट। हाँ, ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, ये थोड़ा सा डिफिकल्ट टर्म है, बट जो लोग यूजुअली ऐसे सीरीज वगैरह देखते हैं, मूवीज वगैरह देखते हैं, उन्हें पता होगा। देखो ब्रीच का मतलब होता है तोड़ देना या फॉलो ना करना, और जब कॉन्ट्रैक्ट में जो प्रॉमिस किया गया था वो पूरा नहीं किया जाता तो उसे ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं, सिंपल। अभी बहुत ही फेमस एग्जाम्पल लगाओ, रणवीर सिंह को पूरे मूवी वालों ने बैन कर दिया, क्यों? क्योंकि उसने ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट करा। उसको किसी फिल्म की शूटिंग करनी थी और उसने मना कर दिया कि मैं ये टाइम नहीं दे सकता, तो वो ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हुआ। उन्होंने अग्रीमेंट करा था और उसने वो तोड़ दिया, उसने वो फॉलो नहीं करा, तो इसे हम कहते हैं ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। ऑलराइट, देखो अब ब्रीच हो जाए तो अफेक्टेड पर्सन क्या कर सकता है, ठीक है। जैसे कि किसी ने साइन करवाया और उसका कॉन्ट्रैक्ट फॉलो नहीं करा गया, तो वो क्या कर सकता है। इस अफेक्टेड पर्सन को लॉ में हम अग्रीव्ड पार्टी कहते हैं। ऑलराइट, समझ आ गया। अग्रीड पार्टी मतलब जिस पर्सन को लॉस हुआ है उस ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट से। अब इसकी रेमेडीज क्या होती हैं आपको ये पता होनी चाहिए। सबसे पहला आता है रिसिशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। रिसिशन का मतलब कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल कर देना। अगर एक पार्टी प्रॉमिस पूरा नहीं करती तो दूसरी पार्टी कॉन्ट्रैक्ट खत्म कर सकती है, ऑलराइट, जिसका वो कॉन्ट्रैक्ट था। फिर आता है डैमेजेस, ये सबसे कॉमन रेमेडी है। डैमेजेस का मतलब है कॉम्पनसेशन या फिर मॉनेटरी पेमेंट करना। जिस पर्सन को लॉस हुआ है उसे पैसे दिए जाते हैं, ठीक है। फिर आता है आपका स्पेसिफिक परफॉर्मेंस। कभी कभी कोर्ट सिर्फ कॉम्पनसेशन नहीं देती, कोर्ट डायरेक्टली ऑर्डर करती है कि प्रॉमिस पूरा किया जाए, इसे हम स्पेसिफिक परफॉर्मेंस कहते हैं। ऑलराइट, फिर आता है आपका इंजंक्शन। इंजंक्शन का मतलब कोर्ट किसी पर्सन को कोई काम करने से रोक देती है, ओके। या फिर आपका आता है क्वांटम मेरिट। ये थोड़ा डिफिकल्ट टर्म है, इसका देखो सिंपल मीनिंग में बताऊं तो एज मच एज डिजर्व्ड, ये इसका सिंपल मीनिंग है। मतलब जितना काम किया है उतना पेमेंट मिलना चाहिए। अगर उसने ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट करा बट उसने 4 दिन भी काम करा तो 4 दिन का पेमेंट करो और खत्म करो, ओके। तो कंक्लूजन में आपको पूरा आंसर का, जब कॉन्ट्रैक्ट की कंडीशन फॉलो नहीं की जाती तो ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट होता है। ऐसी सिचुएशन में लॉ अग्रीव पार्टी को रेमेडीज देता है, जैसे कि डैमेजेस, रिसिशन, स्पेशल परफॉर्मेंस, इंजंक्शन और या क्वांटम मेरिट, ओके। इजी, मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 आपसे पूछ रहे हैं डिस्कस द वेरियस मोड्स ऑफ डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, एक्सप्लेन द डॉक्ट्रीन ऑफ सुपरवीनिंग इम्पॉसिबिलिटी। देखो सबसे पहले डिफिकल्ट टर्म समझते हैं, डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, ठीक है। अभी हमने ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट समझा, अब हम डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट समझेंगे। देखो डिस्चार्ज का सिंपल मीनिंग होता है कॉन्ट्रैक्ट का खत्म हो जाना, ओके। जब कॉन्ट्रैक्ट की ऑब्लिगेशन एंड हो जाती है और पार्टीज को आगे कुछ परफॉर्मेंस नहीं करना होता, तब कॉन्ट्रैक्ट डिस्चार्ज हो जाता है। अब क्वेश्चन पूछ रहा है कि कॉन्ट्रैक्ट किन किन वे से डिस्चार्ज हो सकता है, कैसे कैसे खत्म हो सकता है। तो सबसे पहला आ जाता है डिस्चार्ज बाय परफॉर्मेंस। सबसे कॉमन मेथड है, जब दोनों पार्टीज अपने प्रॉमिस पूरे कर देती है कॉन्ट्रैक्ट ऑटोमेटिकली एंड हो जाता है। ऑलराइट, बाय म्यूचुअल अग्रीमेंट, कभी कभी दोनों पार्टीज मिलकर डिसाइड कर लेती है कि कॉन्ट्रैक्ट को चेंज या फिर कैंसिल करना पड़ेगा। अब यहाँ पे जो ये टर्म्स दे रखे हैं ना, ये आपको पता होनी चाहिए।
नोवेशन का मतलब होता है सब्सटीट्यूशन ऑफ अ न्यू कॉन्ट्रैक्ट फॉर द ओल्ड वन। रेसिशन का मतलब कैंसिल करना होता है। ऑल्टरेशन मतलब चेंज करना होता है कॉन्ट्रैक्ट में। रेमिशन मतलब जितनी परफॉर्मेंस मांगी गई थी किससे उससे कम भी करे तो चलेगा। वेवर होता है कि आप वॉलेंटरली खुद कॉन्ट्रैक्ट को छोड़ रहे हो। ओके। मर्जर होता है कि आप दूसरे के राइट्स को भी इसमें डाल रहे हो। ऑलराइट। फिर आता है आपका डिस्चार्ज बाय लैप्स ऑफ टाइम। अगर लीगल टाइम लिमिट के अंदर एक्शन नहीं लिया गया तो कॉन्ट्रैक्ट डिस्चार्ज हो सकता है। ठीक है। बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ, कुछ सिचुएशन जैसे डेथ या फिर इंसॉल्वेंसी की वजह से कॉन्ट्रैक्ट एंड हो सकता है। बाय ब्रीच, जब एक पार्टी कॉन्ट्रैक्ट तोड़ देती है, सिंपल। बाय इम्पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस, जब कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म करना इम्पॉसिबल हो जाए। ठीक है। यानी कि सेक्शन 56 के अंडर आता है कि आपसे कुछ ऐसी चीज मांगी गई है कॉन्ट्रैक्ट में जो आप नहीं कर सकते, वो इम्पॉसिबल है करनी। इसी से रिलेटेड आता है हमारा नेक्स्ट टर्म, दैट इज सुपरवीनिंग इम्पॉसिबिलिटी, या फिर हम उसे कह सकते हैं डॉक्ट्रीन ऑफ सुपरवीनिंग इम्पॉसिबिलिटी। ठीक है। नाम थोड़ा डिफिकल्ट लगता है लेकिन कॉन्सेप्ट बहुत सिंपल है। कॉन्ट्रैक्ट बनने के बाद अगर कोई अनफोर्सीन इवेंट हो जाए और परफॉर्मेंस इम्पॉसिबल हो जाए तो कॉन्ट्रैक्ट ऑटोमेटिकली वॉइड हो जाता है, खत्म हो जाता है। ठीक है। जैसे कि एग्जाम्पल लगाओ, एक बंदे ने हॉल रेंट किया कॉन्सर्ट के लिए। कॉन्सर्ट से पहले हॉल फायर में डिस्ट्रॉय हो गया। अब कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्मेंस करना इम्पॉसिबल है तो कॉन्ट्रैक्ट जो है डिस्चार्ज हो जाएगा। ऑलराइट। ये होते हैं इसके रूल्स। इसके क्या क्या कंडीशंस हो सकती हैं यहाँ पे दे रखी हैं और एक्सेप्शंस भी दे रखे हैं। ऑलराइट। तो अगर मैं कंक्लूजन में कहूं तो कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्मेंस, अग्रीमेंट ब्रीच, लॉ या इम्पॉसिबिलिटी की वजह से डिस्चार्ज हो सकता है। सुपरवीनिंग इम्पॉसिबिलिटी का मतलब है कि कॉन्ट्रैक्ट के बाद ऐसी सिचुएशन आ जाए जिससे परफॉर्मेंस इम्पॉसिबल हो जाए। ऑलराइट। अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, दैट इज क्वेश्चन नंबर 9। डिफाइन कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी, डिस्टिंग्विश बिटवीन कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी एंड कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी, डिस्कस द राइट्स ऑफ श्योरिटी अगेंस्ट प्रिंसिपल डेप्टर, क्रेडिटर, को श्योरिटीज। ऑलराइट। काफी सारे इसमें टर्म्स हैं, काफी सारे समझने की चीजें। सबसे पहले समझते हैं कि कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी क्या होता है। जब एक पर्सन प्रॉमिस करता है कि अगर कोई दूसरा पर्सन अपना पेमेंट या ऑब्लिगेशन पूरा नहीं करेगा तो मैं उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लूंगा, उसे हम कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी कहते हैं। जैसे कि कोई प्रॉपर्टी परचेज करता है तो उसके साथ एक गारंटर खड़ा होता है कि अच्छा मैं भी साइन करूंगा, अगर ये बंदा इसके प्रॉपर्टी के पैसे नहीं दे पाया तो मैं दूंगा। ठीक है। ये होता है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी। ऑलराइट। फिर आता है आपका कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमिनिटी। इंडेमिनिटी में एक पर्सन दूसरे को लॉस से प्रोटेक्ट करने का प्रॉमिस करता है। यहाँ मेनली जो है, जैसे कि किसी चीज में लॉस हो जाएगा तो मैं तुम्हारा साथ दूंगा, सिंपल। यहाँ मेनली दो पार्टीज होती हैं। ठीक है। एक गारंटी, एक इंडेमिनिटी। इसमें तुम्हें डिफरेंस भी पता होना चाहिए। देखो, गारंटी में तीन पार्टीज होती हैं, श्योरिटी इन्वॉल्व होता है और लाइबिलिटी डेप्टर के डिफॉल्ट पर आती है। ठीक है। जिसने लिया है कर्जा उस पर। इंडेमिनिटी में दो पार्टीज होती हैं, लॉस से प्रोटेक्शन दी जाती है और लाइबिलिटी डायरेक्ट होती है। ओके। साथ ही साथ अब आपको पता होना चाहिए कि राइट्स ऑफ श्योरिटी क्या होता है। अगर श्योरिटी ने पेमेंट कर दी है तो उसके कुछ राइट्स होते हैं, जैसे कि क्या। सबसे पहला आता है अगेंस्ट प्रिंसिपल डेप्टर, श्योरिटी पेमेंट रिकवर कर सकता है। ठीक है, जो ले रहा है। फिर अगेंस्ट क्रेडिटर, श्योरिटी को क्रेडिटर की सिक्योरिटी का बेनिफिट मिलता है। और फिर आता है आपका अगेंस्ट को श्योरिटीज, जो साथ साइन करते हैं। अगर मल्टीपल श्योरिटीज है तो सब कॉन्ट्रीब्यूशन करेंगे। ऑलराइट। इसके सेक्शन वगैरह आपको यहाँ से पढ़ने पड़ेंगे, इसमें से आ सकता है क्वेश्चन अलग से, तो ये आप ध्यान रखेंगे। ठीक है। तो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी कमर्शियल ट्रांजैक्शन में सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है। इसमें क्रेडिटर होता है, डेप्टर होता है, क्रेडिटर जो पैसे दे रहा है, डेप्टर जो ले रहा है, और श्योरिटी तीन पार्टीज होती हैं। श्योरिटी को लॉ इंपॉर्टेंट राइट्स भी प्रोवाइड करती है ताकि उसके साथ कोई अनफेयर ट्रीटमेंट ना हो। ओके। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 9। अब हम चलते हैं लास्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 10। देखो, क्वेश्चन तो इसमें बहुत सारे हैं। ऑलराइट। अराउंड 20 क्वेश्चंस हैं आई गेस इसमें। एक बार हम देख लेते हैं। यस, 20 क्वेश्चंस हैं। 20 क्वेश्चंस बहुत ज्यादा है। अगर तुम सिर्फ पास होने के लिए करो तो तुम 10 क्वेश्चन भी कर लोगे तो हो जाओगे। ठीक है। लेकिन अगर तुम्हें आगे का पार्ट भी चाहिए तो तुम मेरे को नीचे बता सकते हो कमेंट कर। वरना ये 10 क्वेश्चन तो करो पहले। 10 क्वेश्चन भी इनफ होते हैं पेपर के लिए। पेपर कल ही है, मुझे पता है। अगर तुम कहोगे तो मैं थर्ड पार्ट ले आऊंगी, लेकिन मुझे लगता नहीं है कि थर्ड पार्ट लाना वर्थ होगा। अगर तुम लोग को पीडीएफ चाहिए तो तुम पीडीएफ परचेज कर सकते हो मेरे से इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट करके। मैंने नीचे इंस्टाग्राम का लिंक दे दिया है, तो वहां मुझे टेक्स्ट करके पीडीएफ परचेज कर सकते हो। बहुत बेसिक मिनिमम अमाउंट का पीडीएफ है। ठीक है। और खुद पढ़ सकते हो। लेकिन मैं कोई श्योरिटी नहीं दूंगी कि मैं थर्ड पार्ट भी लाऊंगी या नहीं। 10 क्वेश्चन इनफ होते हैं। मैंने और भी पेपर में 10 क्वेश्चन करवाए थे और वो इनफ थे। ऑलराइट। बट लेट्स सी, अगर टाइम मिलता है तो मैं थर्ड पार्ट की
श्योरिटी नहीं दे रही, गारंटी नहीं दे रही, आई ट्राई। ओके, लास्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। डिफाइन बेलमेंट, डिस्कस इट्स इसेंशियल एंड वेरियस काइंड्स, एक्सप्लेन द राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ अ बेली। बेलमेंट तो सबको पता होगा क्या होता है, ठीक है, सबने मूवियां देखी हैं। देखो बेलमेंट क्या होता है, बेलमेंट का सिंपल मीनिंग है किसी चीज को टेम्परेरली किसी दूसरे पर्सन को किसी स्पेसिफिक पर्पस के लिए देना और काम कंप्लीट होने के बाद उसे वापस लेना। जैसे कि आप अपनी बाइक सर्विसिंग के लिए मैकेनिक को देते हो, बाइक की ओनरशिप आपके पास ही रहती है, सिर्फ पोजेशन जो है मैकेनिक के पास जाता है। ये होता है बेलमेंट, किसी को किसी चीज को थोड़े टाइम के लिए देना। ऑलराइट, इसमें इंपॉर्टेंट टर्म्स क्या आ जाते हैं, एक तो बेलर जो गुड्स दे रहा है, ठीक है, फिर आता है बेली जो गुड्स रिसीव करता है। एग्जाम में ये टर्म जरूर याद रखना, ये दोनों टर्म में डिफरेंस भी आ सकता है। ऑलराइट, अब इसेंशियल्स क्या होते हैं बेलमेंट के। एक वैलिड बेलमेंट के लिए गुड्स का पोजेशन ट्रांसफर होना जरूरी है, कोई चीज एक्सचेंज होना, ठीक है, एक स्पेसिफिक पर्पस होना चाहिए किसी काम के लिए, और गुड्स बाद में रिटर्न होने चाहिए, ठीक है। काइंड ऑफ बेलमेंट क्या क्या होती हैं, अलग अलग टाइप की होती हैं। पहले आती है ग्रेट्यूशियस बेलमेंट, जहां कोई चार्जेस नहीं लिए जाते, जैसे कि आपने अपने दोस्त को बाइक दे दी एक दिन के लिए चलाने के लिए, ठीक है। फिर आता है आपका नॉन गारंटी ग्रेटेशियस बेलमेंट, जहां चार्जेस या फीस इन्वॉल्व होती है, ठीक है। जैसे आपने मॉल की पार्किंग में कार लगाई अपनी, तो वहां पे आप देते हो, ठीक है। ड्यूटीज क्या आ जाती है बेली की, बेली को गुड्स की प्रॉपर केयर करनी होती है जिसको आप दे रहे हो, अनऑथोराइज्ड यूज नहीं करना होता और गुड्स वापस करने होते हैं। ओके, आपको राइट्स पता होने चाहिए बेली के। बेली को चार्जेस रिकवर करने का राइट होता है जो दे रहा है, कॉम्पनसेशन क्लेम करने का राइट होता है, और लियन का राइट होता है, यानी कि आप एक स्पेसिफिक अमाउंट उसको लोन से ले सकते हो, ठीक है। यही आपको समझने की इसमें क्वेश्चन में जरूरी है कि बेलमेंट में ओनरशिप ट्रांसफर नहीं होती, सिर्फ पोजेशन ट्रांसफर होता है। बेलर और बेली दोनों के राइट्स और ड्यूटीज लॉ प्रोटेक्ट करता है। ऑलराइट, यही आपका क्वेश्चन नंबर 10 था। अब हम क्वेश्चन नंबर 11 जो है थर्ड पार्ट में देखेंगे। अभी के लिए आप इतना पढ़ो, काफी है। अगर लगा मुझे तो आई पोस्ट द थर्ड पार्ट, अदरवाइज यू कैन परचेज दिस पीडीएफ फ्रॉम मी by sending me a message on my Instagram account. Instagram account is similar to the YouTube account. It is Mastering Education Today. तो आप वहां पे भी जाके मेरे को टेक्स्ट करके पीडीएफ परचेज कर सकते हो। ऑलराइट, बाकी ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम टुमारो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।